नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसके जीवन उसके बारे में जान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक जीवन जो किस प्रकार का रहा था, और फिर बाद में उसने किस प्रकार से फ्रांस की सत्ता जो थी अपने हाथ में ले ली थी, जो कि एक साधारण सैनिक होते हुए भी वो किस प्रकार से फ्रांस जो उसका शासक बन गया था। कि इतिहासकार हेज जो है उन्होंने कहा है कि 1799 से 1814 तक का यूरोपीय इतिहास फ्रांस का इतिहास माना जाता है, और इस काल का फ्रांसीसी इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी है। और नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के एक बहुत ही निर्धन यानी कि गरीब परिवार जो है उसमें, जिस गरीब परिवार के वकील कार्लो बोनापार्ट जो उसके घर में हुआ था, और उसकी मदर का नाम लेटिजिया था, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाली महिला थी। और नेपोलियन के 4 भाई तथा 3 बहनें थीं, और 10 वर्ष की आयु में नेपोलियन को पढ़ने के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वहां शुरू में उसने शैम्पेन क्षेत्र के ब्रियन के सैनिक स्कूल जो उसमें एजुकेशन ली। उसके बाद में 1784 ईस्वी में अक्टूबर में वह पेरिस के मिलिट्री स्कूल जो उसमें चलाया गया, और अगले साल वह सेना में लेफ्टिनेंट जो उस बना दिया गया, और उसे वेलेंस शहर में पोस्टिंग कर दी गई। और सन 1786 के सितंबर से 1788 ईस्वी तक जून तक वह कोर्सिका में छुट्टियां पर रहा। इसके बाद वह 1789 के सितंबर तक अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ ऑक्सन नगर में रहा। इसके बाद 1791 ईस्वी के फरवरी तक फिर से अपनी मातृभूमि कोर्सिका जो उसमें चला आया, और कोर्सिका में रहते उसने स्थानीय दलगत राजनीति जो उसमें भी भाग लेना शुरू कर दिया, और वह क्रांति समर्थक दल का नेता बन बैठा। और 1791 की फरवरी को तब से लेकर जून तक फिर से वह ऑक्सन में कुछ दिन वेलेंस में रहा, और 1792 ईस्वी में फिर से कोर्सिका चला गया। और 1793 ईस्वी की 16 सितंबर को उसने तूलों को घेरे के समय सेना की एक टुकड़ी का कमांड किया, यानी कि उसका नेतृत्व किया। और इन दिनों तूलो नगर में प्रतिक्रियावादी उपद्रव उठ खड़े हुए थे, और राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था, और उत्तेजित भीड़ ने महासभा के सभा स्थल को घेर लिया। तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता और दिलेरी से उत्तेजित भीड़ जो उसको कंट्रोल करके महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से बचाया। इससे रोबेस्पियर जो था उससे काफी प्रसन्न हुआ, उससे काफी प्रभावित हुआ, और 1794 ईस्वी के अप्रैल में वे आर्टिलरी का जनरल यानी कि जो उसकी सेना जो थी उसका प्रधान तोपची बनाया गया। और रोबेस्पियर के पतन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 20 अगस्त को उसे फिर से छोड़ दिया गया, और फिर से पुराने पद जो उसके वापस उसको बहाल कर दिया। और 1795 ईस्वी के मई महीने में उसे बेंडी के अभियान पर जाने का आदेश मिला, लेकिन कहा जाता है कि वह नहीं गया और पेरिस में ही जमा रहा। और इस वर्ष कन्वेंशन के भंग हो जाने के बाद जिन 5 सदस्यों का संचालक मंडल बना था उनसे नेपोलियन ने अच्छी मित्रता कर ली थी, और इसी वर्ष 5 अक्टूबर को राजतंत्र के समर्थकों का विद्रोह उठ खड़ा हुआ, और इस विद्रोह को दबाने में नेपोलियन ने अपनी असली योग्यता का परिचय दिया। परिणाम ये निकला कि उसे आंतरिक सेना का कमान मिला, और सेनापति बरास के माध्यम से उसे जोसेफाइन बॉरंस जैसी एक पत्नी जो वो भी मिल गई। और नेपोलियन की उन्नति में कहा जाता है कि उसकी पत्नी जो उसका बहुत बड़ा हाथ था, वह एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, और सरकारी पद पर काम करने वाले बहुत से लोग जो थे उसके फ्रेंड्स थे, बहुत से शुभचिंतक थे। और नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्नो ने उसे इटली अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। अब देखते हैं कि उसने इटली अभियान किस प्रकार से किया। इटली अभियान इस समय कहा जाता है कि फ्रांस की स्थिति जो थी काफी सुधर गई थी, और हॉलैंड को जीतकर फ्रांस ने अपना वहां पर एक पिछलग्गू गणतंत्र जो है उसको भी स्थापित कर दिया, और बेल्जियम तथा राइन नदी के किनारे के सभी जर्मन राज्यों को भी फ्रांस ने जीत लिया था। प्रशा, स्पेन और टस्कनी युद्ध से हट गए थे। अब केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने ही क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा था, और इटली के बहुत से क्षेत्र ऑस्ट्रिया जो उसके अधिकार में थे। और इटली का पोप भी क्रांति का जबरदस्त शत्रु था, और उसी के इशारे पर
फ्रांस में कई धार्मिक उपद्रव भड़के, अतः फ्रांस के लिए इटली पर आक्रमण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और बोनापार्ट का इटली अभियान सैनिक विशेषज्ञों की दृष्टि से युद्ध कला का अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण बताया जाता है और एक श्रेष्ठतम कोटि के रण कौशल का परिचायक है। नेपोलियन को सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया इन दोनों की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला करना पड़ा, जिनकी संख्या उसके सैनिकों से लगभग डबल थी। नेपोलियन के पास जो सैनिक थे उनके पास में कहा जाता है कि ठीक से पहनने के लिए यूनिफॉर्म भी नहीं थी, और जो उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उसकी सेना के, उनके पास में कहा जाता है कि पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। इसीलिए नेपोलियन ने शत्रु सेनाओं को आपस में मिलने, यानी कि वो नहीं मिलने की, क्योंकि जाहिर है दोनों की सेनाएं इकट्ठी होकर एक साथ होकर आती तो उससे मुकाबला करना बहुत में, इसीलिए उसने ये सोचा कि दोनों की सेनाएं जो उनको आपस में मिलने नहीं दिया जाए, यानी कि उनको एक नहीं होना दिया जाए और उनको अलग अलग करके परास्त करने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने डीगो के स्थान पर ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त करके उसे पूर्व की तरफ खदेड़ दिया गया और वहां से वह पश्चिम की तरफ मुड़ा और अचानक सार्डिनी की सेना जो उसके ऊपर टूट पड़ा और मोल्डी नामक स्थान पर उसे भी पराजित कर दिया। इससे सार्डिनिया की राजधानी टूरिन को जाने वाले मार्ग पर नेपोलियन का अधिकार हो गया और भयभीत सार्डिनिया ने संधि करना ही उचित समझा और संधि के अनुसार सार्डिनिया ने सेवाय और नीस की प्रदेश फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। और इसके बाद नेपोलियन ने अपना सारा ध्यान ऑस्ट्रियन सेना पर केंद्रित कर दिया और सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया के इटालियन राज्य लोम्बार्डी को जीता। और इस समय तक ऑस्ट्रिया की सेना अहदा नदी के उस पार चली गई थी और शत्रु सेना तक पहुंचने के लिए लोदी के पुल को पार करना जरूरी था और इस लंबे पुल के दूसरे किनारे पर ऑस्ट्रिया का तोपखाना था और नेपोलियन ने भयंकर गोलाबारी के बाद पुल को पार करके शत्रु सेना को परास्त कर दिया। और वास्तव में लोदी के पुल का युद्ध उसकी शूरवीरता जो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। उस दिन से नेपोलियन अपने सैनिक जो उनका आराध्य या गुरु बन गया और इस युद्ध के फलस्वरूप मिलान प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। दूसरी तरफ इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया की सेना ने मांटवा दुर्ग में आश्रय लिया और सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व था और नेपोलियन ने दुर्ग का घेरा डाल दिया और लगभग 8 महीने से भी अधिक ये जो घेरा चलता रहा। इस बीच ऑस्ट्रिया ने घेरा तोड़ने के लिए 4 बार अपनी सेनाएं भेजी, परंतु सभी अवसरों पर उसे परास्त होकर वापस लौटना पड़ा और 13-14 जनवरी 1797 को रिवोली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना परास्त हुई और मांटवा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया की सेना को खदेड़ता हुआ लियोबेन नगर तक जा पहुंचा और यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से केवल 100 मील की दूरी पर था। इसलिए ऑस्ट्रिया को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा और 18 अप्रैल 1797 को लियोबेन की विराम संधि हो गई, अर्थात ऑस्ट्रिया जो है उसको दबा दिया गया। और इस अभियान के समय नेपोलियन ने डायरेक्टरी से बिना पूछे ही लड़ाई की थी और संधि और राज्यों का निर्माण किया और एनाकोना में पोप की सेना को हराने के बाद में उसने पोप से धन भी वसूल किया और लूट का माल ले लिया और कुछ भूमि जो वो भी हत्या ली थी और लोम्बार्डी राज्य को सिसिलपाइन और जियोना को लाइगुरियन गणतंत्र जो उसमें चेंज कर दिया था और दोनों को फ्रांसीसी ढंग के संविधान दे दिए गए और पेरिस के आदेश की अवहेलना करते हुए उसने नियोपॉलिटन अभियान में भाग नहीं लिया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि नेपोलियन जो क्या बनता जा रहा है, निरंकुश बनता जा रहा है। और 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने कैम्फोर्निया की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और यह संधि नेपोलियन के इटालियन अभियान का सबसे ऊंचा या चरमोत्कर्ष माना जाता है और यह फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी विजय थी और यूरोप की सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति ने फ्रांसीसी गणतंत्र की असाधारण विजय जो उनको मान्यता दे दी। इससे इटली में फ्रांस का स्थान जो था वो सबसे ऊपर हो गया और संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम और राइन नदी का पश्चिमी किनारा फ्रांस के लिए छोड़ दिया और लोम्बार्डी पर अपना अधिकार छोड़ दिया और नेपोलियन द्वारा निर्मित सिसिलपाइन गणराज्य यानी कि लोम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, वेनेशिया और पोप के राज्यों के कुछ भाग को मिलाकर जो बनाया गया था, जिसको कि सिसिलपाइन गणराज्य माना गया, उसको मान्यता दी गई और बदले में फ्रांस ने वेनिस का नगर तथा द्वीप और डाल्मेशिया और ऑस्ट्रिया जो उसको सौंप दिए और प्रसिद्ध लोलुप नेपोलियन ने इस बात की भी व्यवस्था कर ली थी कि फ्रांस के लोगों को उसकी विजयों की नियमित जानकारी मिलती रही। इसलिए जब वह पेरिस वापस लौटा तो जनता ने उसका बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत किया, जैसा कि कहा जाता है कि प्राचीन रोम जो उसमें सीजर का किया जाता था और फ्रांस का वायुमंडल कहा जाता है कि उसकी जय जयकार जो उससे गूंज उठा और उसके पराक्रम की कई कहानियां जो वो भी प्रचलित हो गई, जिसमें कहा जाता है कि झूठी कहानियां ज्यादा होती थी। और इटली अभियान में नेपोलियन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध नए नए तरीके या टेक्निक जो उनका यूज किया था और वे
अपने शेष जीवन में भी कहा जाता है कि उन्हीं टेक्निक जो उसके द्वारा उसने युद्ध जीते थे। और वह शत्रु पर कहा जाता है कि एकदम से यानी कि अचानक आक्रमण करता था, उसको इस बात की बिना सूचना के पीछे से अटैक करता था और वह शत्रु की छोटी छोटी टुकड़ियों के मुकाबले में अपनी समूची सेना की शक्ति झोंक देता था। यदि शत्रु जरा भी पीछे हटता तो कहा जाता है कि वह तब तक उसका पीछा करता जब तक कि वे हथियार नहीं डाल दे अथवा पूरी तरह से नष्ट न कर दी जाए। वस्तुतः उसका इटली अभियान बहुत ही सफल रहा और वह सेना तथा जनता दोनों का की उत्सुकता का केंद्र बन गया था।